बच्चों, सभी को जय हिंद और ढेर सारा प्यार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुरक्षित रहिए। कोविड-19 इस समय महामारी के रूप में फैल रहा और ये समय है बचने का। हम आपसे अक्सर कहते हैं, जब 500 केस हुआ करते थे तो हर व्यक्ति घर में घुसा था, और जब 7 लाख केस है तो हर व्यक्ति रोड पर है। ये बिल्कुल अनुचित है। आप रोड पे बिल्कुल बहुत ज़रूरी न हो तब तक आप बाहर ना निकलें। यही एक बचाव है और आप कुछ कर नहीं पाएंगे इसके साथ, ठीक है। तो बिना लेट किए अपना सेशन शुरू करेंगे। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। लाइव क्लास में आपका रिस्पांस देखकर हम बहुत खुश हैं। आपका तहे दिल से आभार और संकल्प परिवार आपके लिए कृतज्ञ रहेगा कि आप सुन रहे हैं। वैसे कोई किसी की सुनता नहीं है, ना बेटा पिता की, ना बेटी माँ की, ना पत्नी की, ना कोई किसी की सुन रहा है। तो जब कोई किसी की नहीं सुन रहा है तो हमें कम से कम सुनने वाले संख्या कम से कम अगर 300-400 होती हम मान लेते बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं। और उम्मीद है हम आपके भविष्य निर्माण में आपके सहयोगी बन पाएंगे, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं। चलिए बिना लेट किए आज सेशन बहुत लंबा नहीं करेंगे, लेकिन सार गर्भित करेंगे। कूड़ा पढ़ने से अच्छा है बेहतर पढ़ा जाए। आज का सेशन शुरू करते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले कल के सवाल का जवाब। हाल ही में चर्चा मेरे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? तो इसका जवाब है 4 जुलाई। क्या होगा? 4 जुलाई, है ना। अगला चलिए, ये पहला देखिए फिगर। यस, देखते हैं। इंतजार आपका अभियान किस राज्य ने शुरू किया? नोट करेंगे, इंतजार आपका अभियान किस राज्य ने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। किसको? टूरिज्म को अपने राज्य की ओर आकर्षित करने के लिए शुरू किया। इंतजार आपका शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वहाँ के राज्यपाल के बारे में नाम आप लिखे नीचे। जल्दी इस करंट वाक्य में बताइए, बहुत बार हम लिखवा चुके। चलिए ये है, देखते हैं। संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? नोट करेंगे, संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किया? तो आकाशवाणी के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। यानी ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत साप्ताहिकी नामक एक नया कार्यक्रम प्रसारित करना शुरू किया है। न्यूज़ मैगजीन कार्यक्रम है जो सप्ताह के प्रमुख घटनाओं सहित संस्कृत की दुनिया से संबंधित समाचारों को प्रसारित करता है। आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी, ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक हैं ईरा जोशी। कौन है? ईरा जोशी। चलिए, बहुत बड़ी शख्सियत है, शायद इनको नहीं पहचानते होंगे आप, फिर भी अगर आप मारुति की कभी कार लेने जाएंगे तो वहाँ शोरूम पर बड़े बड़े होर्डिंग्स इनके लगे मिल जाएंगे। गेटिंग कम्पिटेटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। नोट करेंगे, प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आर.सी. भार्गव साहब ने लिखी, जो कि वास्तव में सुजुकी मारुति के कौन हैं? अध्यक्ष हैं। और इन्होंने भारत को चैलेंजिंग वर्ल्ड के रूप में आगे बढ़ते हुए के रूप में स्वीकार किया है और उसी पर ये पुस्तक लिखी है। और इसे लिखा है, पुस्तक को प्रकाशित किया हार्पर कॉलिंस इंडिया ने। कौन सा? हार्पर कॉलिंस इंडिया ने इसका प्रकाशन किया है। तो याद रखेंगे, ये पुस्तक है प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया, लिखी है आर.सी. भार्गव ने, जो कि मारुति सुजुकी के अध्यक्ष भी हैं। नोट करेंगे। अगला, चर्चा में ओपेक 16 नामक लॉन्च पैड क्या है? नोट करेंगे, चर्चा में ओपेन 16 नामक लॉन्च पैड क्या है? तो यहाँ देखेंगे क्या है, एक स्पाई सैटेलाइट है। क्या है? इजराइल के रक्षा मंत्रालय सेंटर इजराइल में पामाचिम एयरबेस, नोट करेंगे, पामाचिम एयरबेस से एक लॉन्च पैड से स्थानीय रूप से विकसित साबित रॉकेट, नोट करेंगे, सोवित रॉकेट के जरिए ऑर्बिट में एक नए स्पाई सैटेलाइट, नोट करेंगे, स्पाई रॉकेट के जरिए बता रहे क्या है, ऑर्बिट में एक लॉन्च करने की घोषणा की है। यह सितंबर 2016 में ऑर्बिट में भेजे गए ओपेक 11 इजरायली जासूसी उपग्रह के बाद सफल प्रक्षेपण है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ बार बार सर द्वारा स्पाई सैटेलाइट माने छुपकर आपकी गतिविधियों पर नज़र रखने वाला, ठीक। अगला है, इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। इजराइल की मुद्रा क्या है? शेकेल। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? रूबेन रिवलिन। और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जिनको लेकर बहुत विवाद मचा था कि इन्होंने बेईमानी से अपना चुनाव जीत लिया, ठीक। अगला देखते हैं। यस, इंजेती श्रीनिवासन को किस संस्था का कार्य सौंपा गया? सॉरी, लिखने मिस हो गया। किस संस्था का कार्य सौंपा गया? तो IFSCA। तो इंजेती श्रीनिवास होंगे IFSCA के पहले चेयरमैन।
1983 बैच के IAS ऑफिसर इंजेति श्रीनिवास को 3 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण दैट इज IFSCA के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। चेयरमैन के अलावा IFSCA के प्रत्येक सदस्य को RBI, IRDA, सेबी और PFRDA द्वारा नामित किया जाएगा। एक लाइन में समझ लेंगे, फाइनेंशियल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे समायोजित किया जाए, सही से पैसे रुपए के लेन देन कैसे बेहतर किया जाए, उसके लिए अध्यक्ष बनाया गया इंजेति श्रीनिवास। चलिए अगला, यस, महाजॉब पोर्टल नोट करेंगे। महाजॉब पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा संचालित हो रहा है या प्रारंभ किया गया? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। राज्य में महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। यह जॉब पोर्टल राज्य के नागरिकों को पुनः रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। यह पोर्टल नियोक्ताओं और स्थानीय कर्मियों के बीच अंतर को कम करके कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारियों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने में मदद करेगा। इस पोर्टल का संचालन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा किया जाएगा। चलिए, मेरी बात समझ में आ गई होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए, ये क्या है देखते हैं। एक एक लाइन आप केवल वन लाइनर में नोट कर लिया करें, आपकी परीक्षा के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। F1 रेसर जो है ऑस्टिन बाल्टेरी ज्ञान अवार्ड किसने जीता? नोट करेंगे, F1 ऑस्ट्रेलियन बाल्टेरी ज्ञान अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है बाल्टेरी बोल्टास ने। किसने? बाल्टेरी बोल्टास। किस देश के हैं? F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है किसने? बाल्टेरी बोल्टास ने, जो रहने वाले हैं फिनलैंड के। और ऑस्ट्रिया के स्पिलबर्ग में हुई यह रेस कहाँ हुई थी? रेड बुल रिंग ने यह प्रतियोगिता जीती है। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत दी है। यह 2020 में फार्मूला 1 सीजन की पहली रेस थी। नोट करेंगे, फार्मूला 1 रेस सीजन की पहली रेस थी। फेरारी के रेसर, ध्यान रखिएगा कंपनी का नाम होता है फेरारी के रेसर चार्ल्स लेक्लर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मैक्लारेन के लैंडो नॉरिस तीसरे स्थान पर रहे। अब इसमें क्या नोट करना है, क्या कूड़ा पढ़ना है? सबसे पहले F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? तो बाल्टेरी बोल्टास ने जीती। बाल्टेरी बोल्टास कहाँ के हैं? फिनलैंड के। कहाँ से इन्होंने गाड़ी चलाई? ऑस्ट्रिया की गाड़ी चलाई। हो गया। अगला है लोन इन ए सेकेंड, कुछ ही क्षण में लोन किस बैंक ने शुरू किया? तो यस बैंक ने शुरू किया है। यस बैंक ने रिटेल लोन को इंटरेस्ट मंजूरी इंस्टेंट में तुरंत देने के लिए लोन इन सेकेंड डिजिटल समाधान लॉन्च किया। इसके अंतर्गत बैंक द्वारा पहचाने गए खाताधारक बिना किसी दस्तावेज के इस त्वरित ऋण डिसर्बल सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। यानी आप तुरंत, आप पहले से अगर उनकी KYC अच्छी है तो तुरंत आपको लोन देंगे। यस बैंक का मुख्यालय क्या है? मुंबई, महाराष्ट्र में। यस बैंक के MD और CEO हैं प्रशांत कुमार। यस बैंक की टैग लाइन क्या? नोट कर लिए, B.Ed वाले जो एंट्रेंस दे रहे हैं, एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। नोट करेंगे, एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज, हमारे अनुभवों से अनुभव लीजिए। अगला जल्दी से देख लीजिए, यस, नेकारा सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू की? नोट करेंगे, नेकारा सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू की? तो कर्नाटक राज्य ने योजना शुरू की। कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए राहत योजना सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की। नेकारा सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। राज्य सरकार के अनुसार रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के लिए योग्य होंगे। चलिए, कर्नाटक मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। राज्यपाल कौन है? वाजुभाई वाला। और कर्नाटक की राजधानी आपको पता है क्या है? बंगलोर। हाँ जी, ये देखिए, रेलवे ने सौर सुरक्षा कवच हेतु किसके साथ समझौता किया? नोट करें, रेलवे ने सौर सुरक्षा कवच हेतु किसके साथ समझौता किया? तो भैया भेल के साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किसने? रेलवे ने। मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इस परियोजना में रेलवे की ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम को सीधे फीड करने के लिए डायरेक्ट करंट को सिंगल फेज AC में बदलने के लिए अभिनव तकनीक में बदला गया है। भेल के अध्यक्ष हैं और MD हैं नलिन सिंघल। भेल की स्थापना हुई 1964 में। मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली, भारत। और केंद्रीय रेल मंत्री है पीयूष गोयल। चलिए, इनको जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि आगे एक सेशन बहुत बढ़िया हम लेकर आपके लिए आए। देखेंगे
किस राज्य ने घरों तक एलपीजी की पहुंच 100% पूर्ण करने का लक्ष्य पूरा किया, यानी हर घर तक उन्होंने एलपीजी पहुंचा दी पाइपलाइन से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया जहां राज्य के 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है। राज्य द्वारा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की सहायता से उस उपलब्धि को शामिल किया गया है। अब आप हिमाचल प्रदेश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखकर हमें दिखाएं। यहाँ तक लाना तो हमारा औचित्य था। अब यहाँ से जो कुछ भी हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि सेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा यहाँ से, लेकिन आप इसको ध्यान से सुनेंगे, हमें विश्वास आपको मजा आएगी। क्या आप जानते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों का निर्धारण कैसे होता? चलिए आज हम आपको बताते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों का निर्धारण आखिर होता कैसे है ना। तो सबसे पहले भारत अपनी ज़रूरत का करीब 80% तेल आयात करता है तथा यह भारत की सबसे बड़ी आयात की जाने वाली वस्तु है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल प्रति बैरल के हिसाब से बेचा जाता है। नोट करेंगे, एक बैरल में तकरीबन 159 लीटर कच्चा तेल आता है। सऊदी अरब भारत के लिए सबसे बड़ा तेल, एक एक लाइन नोट करिए, एक बैरल 159 लीटर किस देश से? सऊदी अरब से। 80% विदेश से है। सब प्रश्न एक एक। पेट्रोलियम पदार्थों के खनन से लेकर इस्तेमाल होने तक की पूरी प्रक्रिया क्या है, हम एक एक करके आपको दिखाते हैं, आपको बहुत मजा आने वाली। स्टेप 1, जैसा कि हम सबको पता है कि खाड़ी के देशों में कच्चे तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अब ये खाड़ी के देश कौन होते हैं? जितने भी सऊदी अरब के आसपास के देश हैं जहाँ तेल उत्पादन होता है उन्हें खाड़ी के देश कहा जाता है। यहाँ पर कच्चे तेल के कुएँ बहुत बड़ी मात्रा में, और इन्हीं कुओं से कच्चा तेल निकाला जाता है जो कि देश की घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ अन्य देशों को भी निर्यात कर दिया जाता है। अब सामान्य लोगों को समझाने के लिए हम यह मान लेते हैं कि भारत की हिंदुस्तान पेट्रोलियम नाम की कंपनी सऊदी अरब से कच्चे तेल का आयात करती। हिंदुस्तान पेट्रोलियम सऊदी अरब की किसी कंपनी से तेल का आयात करती है और समझौते की शर्त के अनुसार सऊदी अरब कंपनी के उस कच्चे तेल को नज़दीकी भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा देती है। इसे FOB, फ्री ऑन बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री ऑन बोर्ड कहते हैं, यानी उसने लादा और आपके राज्य तक पहुंचा दिया। ध्यान सुनिएगा। अब नंबर 2, समझौते के अनुसार तेल की परिवहन लागत को भारत की हिंदुस्तान पेट्रोलियम को वहन करना पड़ता है, यानी जो लाद कर लेकर आओगे उसका जो रास्ते का भाड़ा होगा वो हमारी हिंदुस्तान पेट्रोलियम को वहन करना पड़ता है। इसे ओशियन मूल, नोट करेंगे, ओशियन मूल, अरे भैया समुद्र से लेकर आया तो ओशन मूल होगा ना। इस प्रकार अब भारत के बंदरगाह पर पहुंचे तेल की कुल लागत क्या होगी? तेल की लागत होगी FOB प्लस ओशन मूल, यानी जो आपने वहाँ से भैया ख़रीदा ना उसका मूल्य प्लस ओशन मूल, तो आपको उसकी कीमत बढ़ जाएगी। स्टेप, जब तेल से लदा जहाज़ भारतीय बंदरगाह पर पहुंच जाता है तो केंद्र सरकार इस पर आयात शुल्क, सीमा शुल्क, बंदरगाह शुल्क बंदरगाह के प्रयोग के लिए लगाती है। साथ ही बीमा कंपनी को भी बीमा शुल्क का भुगतान किया जाता है। ये सभी भुगतान हिंदुस्तान पेट्रोलियम ही करती है, यानी अब इस पर लागत क्या होती जाएगी? लगातार बढ़ती चली जाएगी। है अभी कच्चा ही तेल, ध्यान रखिएगा। अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम इस कच्चे तेल को परिशोधन कारखानों तक, यानी ऑयल रिफाइनरीज तक पहुंचाती ताकि यह प्रयोग करने योग्य हो सके। यहाँ पर इसी कच्चे तेल को विभिन्न क्रियाओं से गुजार कर इसमें से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, अन्य पदार्थ भी निकाले जाते हैं। इस परिशोधन प्रक्रिया में जो सबसे शुद्ध तरल पदार्थ सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है उसे पेट्रोल कहा जाता है, और जो इससे कम शुद्ध होता है उसे डीजल कहा जाता है। उसके बाद सबसे कम शुद्ध जो है उसे मिट्टी का तेल कहा जाता है। ध्यान से सुने रहेगा। अब इस परिशोधित तेल को तेल विपणन कंपनियों, जैसे तेल विपणन माने जो बेचती हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा रिटेल स्टोरों यानी पेट्रोल पंप सहित तक अपने अपने पेट्रोल पंपों को भेज दिया जाता है। इसकी परिवहन लागत भी तेल विपणन कंपनी, यानी जो खरीदेगी वही भरेगी, तो तेल की कीमत तो बढ़नी ही है भैया। नेक्स्ट, इन रिटेल दुकानदारों या पेट्रोल पंपों पर केंद्र सरकार उत्पादन ड्यूटी यानी एक्साइज ड्यूटी, राज्य सरकार बिक्री कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स लगाती है। यहाँ पर यह बात गौर करने वाली है कि प्रत्येक राज्य में वैट की दर अलग अलग है। इसी कारण हर राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में क्या होता है? अंतर पाया जाता है। यदि कोई राज्य पेट्रोलियम पदार्थों पर ज़्यादा कर लगाता है तो वहाँ पर इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। अब आगे देखिए, दिल्ली और हरियाणा सरकारें कम कर लगाती हैं। इसी कारण इन दो राज्यों में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य अन्य राज्यों की तुलना में थोड़े कम होते हैं। उत्तर प्रदेश में मजबूरी है, ज़्यादा लगाना पड़ता है, जनसंख्या अधिक है, खर्चे अधिक है तो लगाना पड़ता है। इसी स्टेज पर तेल विपणन कंपनियां अपना मुनाफा भी कुल मूल्य में जोड़ लेती हैं। अब देखो,
अब इन्हीं पेट्रोल पंपों से डीजल और पेट्रोल उपभोक्ताओं तक सीधे इस्तेमाल के लिए पहुंच जाता है। हम और आप यहीं से अपनी कारों और मोटरसाइकिलों में तेल भरवाते हैं। तेल का मूल्य कैसे निर्धारित होता है? जिस मूल्य पर हम पेट्रोल खरीदते हैं उसका करीब 48% उसका बेस मूल्य होता है, यानी 100 रुपया तो 48 रुपये खरीद के आया था। इसके अलावा 35% एक्साइज ड्यूटी, 15% सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी 2% लगती। पूरी प्रक्रिया को समझाने के बाद अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि तेल का मूल्य कैसे निर्धारित होता है। इसे एक चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। ठीक, तो चित्र के माध्यम से यहाँ समझाना संभव नहीं था, उसके लिए विजुअल चाहिए। ये होती थी भारत में टैक्स लगाने की प्रक्रिया। उम्मीद है कि इस लेख को पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि भारत में डीजल और पेट्रोल पर टैक्स कैसे लगाया जाता है और कैसे ये काम करता है। ठीक, पूरी कहानी ये थी। चलिए, अब आज के लिए आपका सेशन देश फिर लाना संभव नहीं था, यहीं से देखते हैं। धर्म चक्र दिवस कब मनाया जाता है? नोट करेंगे, धर्म चक्र दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई। आपको इसमें से जवाब देना है कि कब मनाया जाता है धर्म चक्र दिवस। ठीक है, यह था हमारा आज का बेहतर सेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कहीं त्रुटि रह गई हो तो संशोधन हेतु कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो सोशल कमेंट में अच्छा लिखिए, और बुरा लगा है तो भी अच्छा ही लिखिए। ठीक, बुरा लिखेंगे तो भेली फोड़ दी जाएगी। फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद।